जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कतर सऊदी एग्रीमेंट। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी 4 अरब कंट्रीज़ को मिला के जो एक क्लब फॉर्म किया था, जो एक कोलिशन फॉर्म किया था, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इजिप्ट और सऊदी अरब था। और ये जो क्लब फॉर्म किया गया था, इट वाज अगेंस्ट कतर। तो कतर के खिलाफ इस कोलिशन किया गया था और कतर के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है और जो रिलेशनशिप हैं अरब कंट्रीज़ के कतर के साथ, उन्हें रीस्टोर कर दिया गया है। तो एक बार हिस्ट्री देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था, और कतर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कतर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि 4 अरब कंट्रीज़ मिलकर उसके अगेंस्ट एक कोलिशन फॉर्म करती हैं। तो हुआ ये कि 2017 में सऊदी अरब ने जो है कतर को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया था। उसके पीछे कारण ये कहा जाता है कि कतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा था ईरान के साथ। और ईरान का और सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो जानते हैं कतर के बारे में। कतर हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द पुअरेस्ट गल्फ स्टेट। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन कतर, कतर जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा गरीब देश था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर थी, रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर तेल की खोज होती है, ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, आज की डेट में कतर सऊदी अरब का सबसे अमीर देश है। बल्कि कतर की जो पर कैपिटा इनकम है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए कतर की जो इकोनॉमिक माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसीलिए उसे रोकने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया था, ख़ासतौर से सऊदी अरब ने, राइट। तो इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज गैस रिजर्व्स, और यही कारण है अरब कंट्रीज़ का, ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ का, कि वो इकोनॉमिकली डोमिनेट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम कतर की बात करें तो कतर अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डोमिनेट रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। कतर शेयर अ ह्यूज गैस फील्ड विद ईरान, और यही कारण है कि ईरान के साथ ना चाहते हुए भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप उन्हें इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, पॉलिटिकल बॉर्डर अलग होता है और जोग्राफिकल बॉर्डर अलग होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गैस रिज़र्व है ये, और पॉलिटिकल बॉर्डर इस तरीके से अगर बना है, वहाँ पर एक तरफ आपका कतर है और फिर अगर आपका ईरान है, तो ये गैस रिज़र्व को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर इन दोनों देशों का अच्छा रिलेशन होना मैंडेटरी है, राइट। दो दे आर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बट स्टिल जो रिज़र्व है वो इनका एक ही है, कॉमन रिज़र्व है, कॉमन ऑयल रिज़र्व है, जो हमें देखने को मिलता है साउथ पार्स में, नॉर्थ डोम, जो कि आपके ईरान और कतर का जो एरिया है वो शेयर होता है, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड बिटवीन द कतर। और इसी वजह से जो सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरब है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सऊदी अरब के बीच में और ईरान के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कहीं ना कहीं एथनिक बोन ऑफ कंटेंशन है। क्योंकि ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है, वेयर एज सऊदी अरब में ज़्यादा जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है वो सुन्नी डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, ठीक। तो इस बात से, क्योंकि कतर ईरान के क्लोज़ हो रहा है, इससे सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और वो कतर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहाँ पर लगा लेता है अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर, राइट। तो अब ये ब्लॉकेट जो है इसको खोलने के बारे में बात हुई है, इनफैक्ट इन रिलेशनशिप को रीस्टोर करने के बारे में बात हुई है। तो सऊदी अरब हो गया, राइट, बहरैन हो गया, इजिप्ट हो गया, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से जो रिलेशनशिप इन्होंने तोड़े थे कतर के साथ उन्हें रीस्टोर कर रहे हैं, राइट। क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे? तो द बिगर मोटिवेशन ऑफ कोलिशन वॉज टू प्रेशराइज कतर। तो जब ये 2017 में इन्होंने कोलिशन फॉर्म किया था तो उसके पीछे रीज़न ये था कि वो कतर को प्रेशराइज करना चाह रहे थे, राइट, इनटू रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद ईरान, ताकि कतर जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को, अपने आर्थिक जो रिश्ते हैं उसके ईरान के साथ, उन्हें डाइल्यूट करे, वहाँ से दूर हटे।
क्यों? क्योंकि सऊदी अरब जो है वो मिडिल ईस्ट जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जब हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे कि कुछ बड़ी पावर्स हैं जो कि वहाँ पर डोमिनेट रोल प्ले करती हैं, जैसे ईरान एक पावर हो गया, सऊदी अरब एक पावर हो गया, इज़राइल एक पावर हो गया। तो ये वो देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अब अगर कतर ईरान को सपोर्ट करेगा तो सऊदी अरब जो है कतर को ब्लॉक करेगा, सो दैट कतर ईरान से दूर हो जाए। तो ये पावर पॉलिटिक्स आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलती हैं। क्या कंडीशन दी थी इन लोगों ने, कोलिशन ने क्या कंडीशन रखी थी कतर के आगे? तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी थी, जिनमें से कुछ हैं कि आपको जो न्यूज़ चैनल है अल जज़ीरा उसको आपको बंद करना है, राइट। कतर में जो उसकी एक ब्रांच चल रही है उसको आपको बंद करना है। टर्किश मिलिट्री बेस जो कतर में इस्टेब्लिश है आपको उसको बंद करना है। और आपको रिलेशनशिप को डाउनग्रेड करना है, रिलेशनशिप को डाइल्यूट करना है जो आपने ईरान के साथ इस्टेब्लिश किए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जब भी पॉलिटिक्स होती है तो अमेरिका डेफिनेटली उसमें रोल प्ले करता है। और जब लीडरशिप थी डोनाल्ड ट्रंप की तो काफ़ी एग्रेसिव रोल प्ले किया था ट्रंप ने, अमेरिका ने। और इनफैक्ट बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कतर को फंडर ऑफ टेरर तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो टेररिज्म हो रहा है उसको पैसे देने वाला अगर कोई देश है तो वो कतर है। इस बात से कतर में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई गई थी, जो कि जाहिर सी बात भी है। लेकिन उसके बाद कुवैत जो कि आपका गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का भी मेंबर है और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप जो है शेयर करता है कतर के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी, ये जो है मीडिएशन करने का इनिशिएटिव लेता है। और फाइनली जो है अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ में एक यू टर्न लेके आते हैं। और इससे पहले जो कतर को वो प्रेशराइज़ कर रहे थे ईरान से दूर होने के लिए, जो वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो अपने स्टैंड को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं और जो डिस्कशन टेबल होता है वहाँ पे आके इस मैटर को सॉल्व करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्राइसिस अब कुछ टाइम के लिए तो हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये देखो आप, ये कतर है और कतर को जो है बिल्कुल इमीडिएटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। सऊदी अरब सबसे बड़ा जो देश है, राइट, सबसे बड़ा देश है जो कि उसका नेबर है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया है सऊदी अरब में। उसके बाद पर्शियन गल्फ़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। दिस इज़ ओमान, दिस इज़ अबू धाबी, ये कुवैत है आपका, राइट। तो थोड़ा सा आप इसे स्टडी करिएगा और देखिएगा रेड सी कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो रेड सी से बॉर्डर शेयर करती हैं। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल लगातार यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 और 2017 में 2 बार कंटिन्यूसली पूछा गया था कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जीसीसी, यानी गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के कौन कौन से सदस्य नहीं हैं। और इम्पॉर्टेंट उसमें यह है कि आपको याद रखना है कि ईरान इसका मेंबर नहीं है और इराक भी इसका मेंबर नहीं है। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के ये 2 मेंबर नहीं हैं, जो आमतौर पर हमें लगता है क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, बट स्टिल ये उसके पार्ट नहीं है, उसके मेंबर नहीं है। तो कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपके गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं। और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान और इराक इसमें नहीं है। यूपीएससी ऑलरेडी 2 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। अब बात करते हैं इंडिया को क्या लेना देना इस मैटर से। तो इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मैटर जब स्टार्ट हुआ था तो एज़ ऑलवेज़ इंडिया का जो स्टैंड था वो ये था कि ये इंटरनल मैटर है, ये सऊदी अरब का इंटरनल मैटर है, ये कतर का इंटरनल मैटर है, ये गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का इंटरनल मैटर है और इंडिया इससे अपने आप को दूर रखेगा। लेकिन जैसे ही ये रिकन्सिलेशन आपको देखने को मिलता है, बातचीत आपको इन देशों के बीच में देखने को मिलती है, तो इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस इनिशिएटिव को वेलकम किया है कि दिस इज़ अ गुड स्टेप, राइट। इसके अलावा इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर जी, वो अभी कतर विज़िट करके आए हैं। कतर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कतर के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप इंडिया की एनर्जी नीड्स देखो, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स देखो,
तो वो बहुत ज़्यादा है और इन फ्यूचर भी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। इसलिए हमें मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने हैं। अब ये एंगल भी देख सकते हैं कि इसराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, काफ़ी ज़्यादा वेपन्स हम वहाँ से खरीदते हैं, लेकिन जब इसराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर अटैक किया था तो हमने इसराइल का साथ नहीं दिया बल्कि हमने पैलेस्टीन का साथ दिया, क्योंकि पैलेस्टीन एक इस्लामिक कंट्री है और अगर हम इस्लामिक कंट्री का साथ नहीं देते हैं तो सऊदी अरब हमसे दूर हो जाएगा, कतर हमसे दूर हो सकता है, और फिर हमें जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं हमें कहीं ना कहीं उनको फुलफ़िल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म विज़न था हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का, और इसलिए काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हमने उस मैटर में बिना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए अपना स्टैंड बताया था, राइट। वेस्ट एशिया स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ आर पाइवटल टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते भी हैं भी, और इन फ्यूचर भी हमको चाहिए होंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते जीसीसी के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप हमारे ख़राब हों, क्योंकि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो गल्फ़ जो कंट्रीज़ है वहाँ से पूरी होती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम देखें तो गल्फ़ कंट्रीज़ वो देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडियंस को, राइट। जो सेमी स्किल्ड लेबर हैं आपकी, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, जैसे मैकेनिक्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, तो ये वाली जो इंडस्ट्री है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार अगर किसी को मिलता है तो इंडियंस को मिलता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो अरब में काम करता है, सऊदी अरब में काम करता है, दोहा में काम करता है, राइट। या फिर आप कह सकते हैं कतर में बहुत सारे लोग हैं, मस्कट में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। द जीसी स्टेट्स आर होम टू अबाउट 8 मिलियंस इंडियन एक्सपेट्राइट्स, लगभग 80 लाख लोग जो हैं भारत के या फिर भारतीय मूल के काम करते हैं गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल में। तो बहुत बड़ी संख्या है जो ख़ास तौर से सऊदी अरब में या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करती है। तो हम बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशन इन लोगों के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो इंडिया बहुत ही न्यूट्रल साउंड करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा टिल्टेड रहता है गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ, राइट। सो इसी वजह से इंडिया ने लुक वेस्ट पॉलिसी भी अपनाई है। तो इससे पहले हमारी एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि गुजराल थे या फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव, जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए थे। उसके बाद मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए थे कि केवल हमको लुक ईस्ट नहीं करना है बल्कि हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनानी है। उसी तरीके से अभी हम केवल ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ भी देखना चाह रहे हैं। तो जब हम वेस्ट की बात करेंगे तो हमारे वेस्ट में आपको ये कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, तो इनकी तरफ अब हमारा फोकस और ज़्यादा एक्सटेंसिव होने वाला है। कतर की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अमेरिका से ज़्यादा है, जापान से ज़्यादा है, जर्मनी से ज़्यादा है, चाइना, फ्रांस, इन सब से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है वो कतर की है। तो एक तरफ गरीबी के मुहाने में था कतर, भुखमरी के मुहाने में था कतर, और अचानक से ऑयल रिज़र्व जब उन्हें मिलते हैं तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश बन जाता है, और इनके जो नागरिक हैं वो दुनिया के सबसे अमीर नागरिक हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, नॉट दुनिया का लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है किस चीज़ का, गैस का। तो भारत में जो एनर्जी गैस की फॉर्म में आती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कतर से मिलती है, इसलिए कतर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें कतर में कितने लोग काम करते हैं तो लगभग 7 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं। एक बहुत छोटा सा देश है कतर, और वहाँ पे 7 लाख भारतीयों को रोज़गार दिया है। सो कतर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बन जाती है। कतर ने अभी रिसेंटली कुछ लेबर रिफॉर्म्स किए हैं। लेबर रिफॉर्म्स मतलब मज़दूरों के हक़ के लिए उन्होंने कुछ कानूनों में बदलाव किया है और वेलफेयर ऑफ़ द वर्कर्स को उन्होंने जगह दी है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पे लेबर्स को बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, बल्कि हमने कई सारे केसेस भी देखे थे। जब सुषमा स्वराज एक्सटर्नल मिनिस्टर हुआ करती थी तो सऊदी अरब से लोग काफ़ी वीडियोस बना के भेजते थे कि हम लोग यहाँ पे जॉब करने आए थे, लेकिन हमारा पासपोर्ट जो है वो जो मालिक होते हैं वो ज़ब्त कर लेते हैं और किसी और काम के लिए उनको बुलाया जाता है और काम कुछ और करवाया जाता है।
तो इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन आपको सऊदी अरब में काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन कतर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी है, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपने लॉज में भी, लेबर लॉज में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, राइट। और इसको इंडिया ने वेलकम किया है, दैट दे आर गोइंग फॉर अ वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वर्कर्स। उनको और ज़्यादा सेफ़र जो है एक माहौल देने की कोशिश हो रही है, जो भी मुद्दे वहाँ पे हुआ करते थे। गल्फ़ कंट्री इज़ ऑल्सो द होस्ट ऑफ द इंट्रा अफ़गान टॉक्स एंड तालिबान डेलीगेशन विद अफ़गानिस्तान। कतर जो है एक होस्ट कंट्री की तरह भी काम कर रहा है, अफ़गानिस्तान वाले मुद्दे से भी इसका एक कनेक्शन आपको देखने को मिलता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो दिस इज़ इट ऑन दिस टॉपिक, एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपके मेंस में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। प्री के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो है लोकेशंस। एक बार आप कतर को मैप में देखिएगा, उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आप उनको देखिएगा, और उसकी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि उन वाटर बॉडीज़ से कनेक्टेड हैं। तो ये एंगल होगा आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए, और जो एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया ये आपके मेंस में काम आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।